हेलो बेटा, चलो आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न। ठीक है, हमने इससे पहले सेल और किसके बारे में पढ़ा था, सेल ऑर्गेनीज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले एक चीज़, जो सेल डिवीज़न होता है बेटा, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न क्या करता है बेटे, एक सेल से दो नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, मतलब एक सेल से क्या है, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं और वो क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है बेटे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, और वो बढ़ते कैसे हैं नंबर ऑफ सेल्स बेटे, डिवीज़न की मदद से। तो उसी डिवीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस है बेटे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। और ये जो प्रोसेस है बेटा, ये कहाँ पे देखी जाती है, ये देखी जाती है सीन इन बैक्टीरिया। ये कहाँ पे देखी जाती है, सीन इन बैक्टीरिया। लेकिन जो हम डिवीज़न पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं बेटे, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिवीज़न होता है बेटा, वो डिवीज़न को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डिवीज़न होता है बेटे, उसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो दो प्रोसेस से होता है। एक होता है बेटे माइटोसिस, एक होता है बेटे मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए अगले पेज पे। सबसे पहले माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस के अंदर पढ़ेंगे जो सेल डिवीज़न है, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, माइटोसिस के अंदर प्रोसेस कैसे होती है, मियोसिस के अंदर प्रोसेस किस प्रकार से होती है। ठीक है, सबसे पहले जो माइटोसिस और मियोसिस है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब माइटोसिस और मियोसिस जो है, कौन से सेल्स के अंदर ये डिवीज़न देखने को मिलती है। सबसे पहले जो माइटोसिस डिवीज़न है ये देखने को मिलता है, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। ये किस में देखने को मिलता है बेटा, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बेटे, ये हमारी बॉडी में किस में देखने को मिलते हैं, सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, और सोमैटिक सेल्स यानी कि हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक्सेप्ट किस में देखने को नहीं मिलता, ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न है, जो माइटोसिस है वो किस में देखने को नहीं मिलता बेटे, ओवम एंड स्पर्म में। जबकि जो मियोसिस है ये किस में होता है बेटा, अकर्स इन सेक्स सेल्स। ये सेक्स सेल्स में ही होता है ये डिवीज़न बस। और कौन से सेक्स सेल्स में होता है बेटा, ओवम एंड स्पर्म। ओवम जो है बेटा वो फीमेल सेक्स सेल है, स्पर्म जो है बेटा वो मेल स्पर्म से, मेल सेक्स सेल से। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमें माइटोसिस और मियोसिस देखने को मिलता है। दोनों के अंदर बेटे होता क्या है, सबसे पहले ये ध्यान सुनो, डिवीज़न के अंदर होता क्या है। एक मदर सेल होती है बेटे, क्या होती है, मदर सेल। वन मदर सेल होती है बेटा, वो क्या करती है बेटे, डिवाइड। क्या करती है, डिवाइड। क्या करती है, डिवाइड। एक मदर सेल होगी बेटे, वो डिवाइड करेगी। ठीक है, डिवाइड करेगी तो डॉटर सेल्स बनाएगी। डिवाइड करने की क्या बनाएगी, डॉटर सेल्स फॉर्म करेगी। ठीक है, इसके अंदर भी सेम ही प्रोसेस होगा कि एक मदर सेल होगी, वन मदर सेल, और जब एक मदर सेल क्या करेगी बेटे, डिवाइड करेगी। डिवाइड क्या बनाएगी बेटा, इस डिवाइड करके डॉटर सेल्स फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, डॉटर सेल्स। अब क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि जो एक मदर सेल है वो माइटोसिस के अंदर कितने डॉटर सेल्स बनाएगी और मियोसिस के अंदर कितने डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो एक मदर सेल है, ठीक है, वन मदर सेल, ठीक है,
कितनी डॉटर सेल्स बनाती है? 2 डॉटर सेल्स बनाए अगर, 2 डॉटर सेल्स। अगर एक सेल्स 2 में डिवाइड हो बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटे उसे? माइटोसिस। ठीक है। लेकिन अगर 1 मदर सेल, 1 मदर सेल कितनी डॉटर सेल बनाए बेटे? 4 डॉटर सेल्स बनाए। कितनी डॉटर सेल्स बनाए बेटा? 4 डॉटर सेल्स बनाए। 4 डॉटर सेल्स बनाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक है, ये लिख लो बेटे। फिर इसके आगे हम लिखते हैं और डिफरेंसेस। लिख लिया बेटा? चलो उसके बाद बेटे आगे चलो ऐड कर देना। तुम नीचे लिखते रहना बेटा कंटिन्यूस में। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस की बात कर रहे थे हम। एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनी थी बेटे? माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनी थी। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे बेटे, एक सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। ठीक है, 46 होते हैं टोटल। तो जो क्रोमोसोम का डिवीज़न होगा ना, एक मदर सेल से जब 2 डॉटर सेल बनेगी, जो 2 नई सेल्स बनी है, उनके अंदर जो डिवीज़न होगा क्रोमोसोम का वो होगा इक्वल। ठीक है, जो क्रोमोसोम का डिवीज़न होगा वो इक्वल होगा। इसीलिए बेटा इस सेल्स के अंदर जो डिवीज़न होता है वो कैसा होता है? इक्विटेबल। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और जबकि जो मियोसिस होती है, एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती है बेटे? 4। तो इसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीज़न या रिडक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। रिडक्शनल मतलब कि जो क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाफ। रिडक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। रिडक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटे, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे मान लो एक डिप्लॉयड सेल थी। मदर सेल कैसी थी? डिप्लॉयड सेल्स थी। डिप्लॉयड सेल्स। तो यहाँ कितने क्रोमोसोम थे बेटे? 23 पेयर थे। कितने थे? 23 पेयर क्रोमोसोम थे। तो जब माइटोसिस के अंदर डिवीज़न होगा, माइटोसिस के अंदर जब डिवीज़न होगा तो ये डिप्लॉयड सेल्स है बेटे, डिप्लॉयड सेल्स ही फॉर्म होंगी। ठीक है, क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी और इक्वल ही डिवाइड होंगे। डिप्लॉयड सेल्स ही बनेंगे। 23 पेयर ही क्रोमोसोम होने वाले एंड में। ठीक है, जो नए सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी इतने ही होंगे बेटे। डिप्लॉयड सेल्स से डिप्लॉयड सेल्स ही बनेंगी। लेकिन जो मियोसिस है बेटा, इसके अंदर जो डिप्लॉयड सेल्स होती है, डिप्लॉयड सेल्स, इसके अंदर बेटे डिप्लॉयड सेल्स जो होती है 23 पेयर है, उससे कौन से सेल्स बनते हैं बेटे? हैप्लॉयड सेल्स। कौन से बनती हैं? हैप्लॉयड सेल्स, जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है बेटे? आधा हो जाता है। 23 पेयर था, यहाँ पे कितना क्रोमोसोम नंबर हो जाता है? केवल और केवल बेटा 23 क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। कितना हो जाता है? 23 क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना बेटे। दोबारा से, जो माइटोसिस होंगे उसके अंदर डिप्लॉयड सेल से बेटे डिप्लॉयड सेल्स ही बनेगी। जो क्रोमोसोम नंबर कितना था? 23 पेयर था बेटे, वो 23 पेयर ही रहेगा एंड में। कैसे बेटे? क्योंकि इसकी कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, सिंथेसिस फेज में, अभी उन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉपी बनने के बाद एक सेल से वो जो कॉपी बनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। किसमें? डिप्लॉयड सेल्स में, जो डॉटर सेल्स बनी है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? सेक्स सेल्स के अंदर जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल से कौन से सेल बनते हैं? हैप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड का मतलब है बेटे 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। इसका आधा हो जाता है। कितने क्रोमोसोम रहते हैं? 23। 23 पेयर का मतलब है बेटे टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। और यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 23। इसका हाफ हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, ये लिख लिया। चलो लिखो इसे, फिर आगे बात करते हैं बेटे। ठीक है, अब इस सेल डिवीज़न को कंप्लीट पढ़ने के लिए बेटे हमें पढ़ना पड़ेगा सेल साइकिल। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसे कंप्लीट करेंगे। चलो बेटा लिख लो इसे। लिख लिया बेटा? चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बेटे सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे? सेल साइकिल। ठीक है,
सेल साइकिल क्या होता है बेटा, एक साइकिल होती है जिसके अंदर सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, अपना क्रोमोसोम नंबर क्या है इम्प्रूव बढ़ाते हैं, क्रोमोसोम नंबर की कॉपी बढ़ाते हैं और सेल्स को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन करने के लिए, फिर एक सेल से क्या बन जाते हैं बेटे, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस जो है ये किसके अंदर होती है, सेल साइकिल के अंदर। इसी सेल साइकिल को अब हम पढ़ेंगे। सेल साइकिल कितनी होती है बेटा, 2 फेज के अंदर होती है। कितने फेज के अंदर होती है सेल साइकिल, 2 फेज के अंदर होती है। सेल साइकिल कितने फेज के अंदर होती है बेटे, सेल साइकिल 2 फेज के अंदर होती है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। 2 फेज कौन कौन से, इंटरफेज और है मेटाफेज। ठीक है, सबसे पहला माइटोटिक फेज बेटा। ठीक है, 2 फेज सेल साइकिल कितने फेज के अंदर होती है, 2 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। वो 2 फेज कौन कौन से हैं, एक है इंटरफेज, क्या बेटा, इंटरफेज। दूसरा फेज कौन सा है बेटे, इंटरफेज के अलावा दूसरा फेज है एम फेज या माइटोटिक फेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटे, माइटोटिक या मियोसिस। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन भी होता है, मियोसिस भी होता है। ठीक है, इन दोनों फेज के अंदर होता क्या क्या है बेटा, जो इंटरफेज होता है, पहला तो सेल साइकिल जो होती है उसको कंप्लीट होने में, एक सेल साइकिल को होने में 24 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स। उसमें से जो अकेले 23 आवर्स है वो कौन सा फेज कंप्लीट होने में लगता है, इंटरफेज। उसके बाद जो बचा हुआ 1 आवर है वो कंप्लीट होने में क्या लगता है बेटा, एम फेज। जो 1 आवर है उसके अंदर कौन सा फेज होता है बेटे, एम फेज। जो इंटरफेज है, इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज के अंदर 3 सब फेज होते हैं। 3 क्या होते हैं, सब फेज। इसके अंदर 3 छोटे छोटे फेजेस आते हैं। और वो कौन कौन से फेज होते हैं बेटे, वो सबसे पहला G1 फेज। कौन सा होता है, G1 यानी गैप फेज 1। ठीक है, दूसरा कौन सा फेज होता है बेटे, एस फेज। कौन सा होता है, एस फेज। तीसरा कौन सा होता है बेटे, G2 फेज। बेटे ये वो फेज है जो डिवीजन में क्या करते हैं, सेल्स को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन होने के लिए। एक G0 फेज भी होता है बेटा, लेकिन ये क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है। इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करती। ठीक है, सेल अपने आप को प्रिपेयर नहीं करती। ठीक है, चलो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बात करेंगे पहले। चलो, ये रेस्टिंग फेज होता है। कैसा फेज होता है बेटा, ये रेस्टिंग फेज होता है। ठीक है, चलो अगर एम फेज की बात करें तो एम फेज में हम बात करते हैं, आ जाओ। एम फेज जो होता है 1 आवर के लिए होता है। एम फेज क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं एम फेज के अंदर। और एम फेज के अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं, एम फेज के अंदर 4 सब फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, एम फेज के अंदर कितने सब फेज आते हैं, जैसे कि इंटरफेज के अंदर 3 सब फेज आ रहे थे ना, कितने सब फेज आ रहे थे, 3 सब फेज आ रहे थे, G1, एस फेज और G2 फेज। ऐसे ही एम फेज के अंदर कितने सब फेज आते हैं, 4 सब फेज आते हैं। 4 सब फेज आते हैं। कौन कौन से सब फेज आते हैं, 4। सबसे पहला आता है प्रोफेज। दूसरा क्या आता है बेटा, मेटाफेज। तीसरा आता है एनाफेज। चौथा क्या आता है बेटे, टीलोफेज। टीलोफेज। ठीक है, ये 4 सब फेजेस आते हैं। इनके बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, इंटरफेस। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग लगाना इंटरफेस। ठीक है, सबसे पहले बेटे हेडिंग लगाना इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर कौन कौन से फेज आते हैं बेटे, सब फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। इन तीनों फेज के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो मैं इसके 1 मिनट इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये ध्यान से देखो बेटे, सेल साइकिल की जो ये इमेज है, ठीक है, इसमें आप अगर देख पाओगे, सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा आपको पर्पल कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कौन सा फेज है बेटे, ये फेज है यहाँ तक इंटरफेस। कौन सा फेज है ये, इंटरफेस। इंटरफेस।
इंटरफेस के अगर बारे में बात करें तो इंटरफेस में कौन कौन से फेज आते हैं? G1 फेज, कौन सा फेज आता है? G1 फेज। उसके बाद कौन सा फेज आता है बेटे? S फेज। S फेज के बाद कौन सा आता है? G2 फेज। और मैंने बताया था एक चौथा भी था G0। ये कौन सा फेज है बेटे? रेस्टिंग फेज है। ये डिवीजन में काम नहीं आता, ये सेल डिवाइड, जो G0 फेज में चले जाते हैं ना बेटा वो सेल्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है, ये रेस्टिंग फेज है। अब बात करते हैं तीनों फेज है जो, ये तीनों फेज को क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस। क्या बोलते हैं ये? इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इंटरफेस के बाद कौन सा फेज आता है बेटा? ये एम फेज। कौन सा फेज आता है? एम फेज। एम फेज के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? एम फेज के अंदर पार्ट होते हैं, एम फेज को पहले बोलते क्या है बेटा? माइटोटिक फेज, ठीक है। माइटोटिक फेज के अंदर कौन कौन से फेज आते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और क्या है लास्ट में आपका? साइटोकाइनेसिस। सेल आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक एक करके हम इन्हीं फेज की बात करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट फेज, हेडिंग डालो आप, ठीक है, चलो यहीं लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डालो आप, G1 फेज। कौन सा फेज? G1 फेज, ठीक है। चलो हेडिंग डालो बेटा, लिख लो सब लोग। सबसे पहले हेडिंग डालो G1 फेज, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो G1 फेज। अच्छा इसका एक मिनट बच्चे, चलो सबसे पहले इंटरफेस के बारे में लिख लो, ठीक है। इंटरफेस कौन सा फेज होता है बेटा? इंटरफेस जो फेज होता है बेटा, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का ये तो सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। पूरा इंटरफेस कंप्लीट होने में बेटे 23 आवर्स का समय लगता है। कितने आवर्स का समय लगता है बेटे? 23 आवर्स का समय लगता है। और ये फर्स्ट फेज है सेल साइकिल का, जहाँ पे बेटे सेल क्या होते हैं? रेडी होते हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं? रेडी होते हैं डिवाइड करने के लिए। ये फर्स्ट फेज है बेटे सेल साइकिल का, फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल वेयर सेल्स आर रेडी टू डिवाइड। उसके अलावा इंटरफेस के अंदर हम ये भी कह सकते हैं बेटा, हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है मेटाबॉलिज्म के वो सॉरी इंटरफेस के समय जो सेल्स का मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी बहुत हाई होता है। इसके अंदर ग्रोथ होती है, सेल्स का साइज बढ़ता है, सेल्स अपने जो भी ऑर्गेनलीज होते हैं सेल्स के अंदर उनका नंबर बढ़ाते हैं। जो हाई मेटाबॉलिक रेट के चलते सेल डबल देयर ऑर्गेनलीज, जो सेल के अंदर के ऑर्गेनलीज है उनका नंबर क्या कर लेते हैं? डबल कर लेते हैं। दोबारा बेटा इंटरफेस क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। 23 आवर्स लगते हैं, 23 घंटे लगते हैं कम से कम। फर्स्ट फेज है सेल साइकिल का, जहाँ पे सेल्स क्या है? रेडी होते हैं डिवाइड करने के लिए। हाईली मेटाबॉलिक रेट होता है। हाईली मेटाबॉलिक रेट का मतलब है जो सेल्स है डबल करते हैं अपने ऑर्गेनलीज इस फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला फेज लिखो, सबसे फर्स्ट फेज कौन सा आएगा बेटे? अब आएगा G1 फेज। इसी के अंदर सब फेजेस इंटरफेस के अंदर ही लिख रहे हैं बेटे। इंटरफेस के अंदर कितने सब फेज होते हैं? 3 सब फेज होते हैं। उन 3 सब फेजेस के अंदर हम लिख रहे हैं, सबसे पहला कौन सा है? G1 फेज। G1 फेज के अंदर क्या होता है बेटा? G1 फेज के पहले बोलते क्या है? गैप 1 फेज। G1 फेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? गैप 1 फेज बोला जाता है, ठीक है। तो जो G है ना उसको क्या बोला जाता है बेटा? गैप फेज बोला जाता है। तो G1 को क्या बोलेंगे? गैप 1 फेज। और ये कौन सा फेज है? सबसे पहला सब फेज है, सबसे पहला फेज है जिसके अंदर क्या होता है? सेल्स ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स ग्रो करते हैं। इट इज द फर्स्ट सब फेज इन इंटरफेस। ये इंटरफेस का सबसे पहला सब फेज है, ठीक है। इन दिस फेज, इस फेज के अंदर सेल ग्रोस एंड इंक्रीज देयर, सेल क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, इंक्रीज करते हैं उनका साइज एंड वॉल्यूम
जो सेल क्या करते हैं बेटे, ग्रो करते हैं और इंक्रीज करते हैं उनका साइज और वॉल्यूम। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो जो गैप वन फेज के अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज है, सेल ऑर्गेनलीज भी क्या हो जाते हैं बेटा, डबल हो जाते हैं। सारे ऑर्गेनलीज हैव डबल इन नंबर। क्यों बेटा? ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल ऑर्गेनलीज का नंबर भी बढ़ जाता है। क्यों? ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये है जीवन फेज बेटे। जीवन फेज में क्या होता है, सबसे पहला सब फेज है इंटरफेज के अंदर। दूसरा, इस फेज के अंदर जो सेल ग्रो करता है बेटा, क्या करता है, सेल ग्रो करने के साथ इंक्रीज करता है उनका साइज और वॉल्यूम। उसके बाद बात करें जो सारे ऑर्गेनलीज है उनका नंबर डबल हो जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो जीवन फेज के अंदर काफ़ी हाई होती है। ठीक है, जीवन को गैप फेज या फिर आप बोल सकते हो ग्रोथ फेज। ठीक है, जीवन को क्या बोल सकते हो और बेटा, ग्रोथ फेज, सेल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, जी फेज को क्या बोल सकते हैं बेटा, ग्रोथ फेज। दूसरा फेज कौन सा होता है बेटे? दूसरा फेज होता है एस फेज। कौन सा फेज होता है? एस फेज। ठीक है, एस को क्या बोलते हैं बेटे हम? सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। एस को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। इन दिस फेज, ठीक है, इस फेज के अंदर, इन दिस फेज डीएनए सिंथेसिस अकर्स। इस फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है। और जो क्रोमोसोम का नंबर है बेटे, क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है एक सेल्स के पास? 23 पेयर, 46। इस फेज के अंदर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर, या फिर क्रोमोसोम नंबर छोड़ो, आप ऐसे लिख लो, क्रोमोसोम्स कॉपीज आर फॉर्म। ठीक है, क्रोमोसोम की बेटे जो कॉपीज़ है वो बना ली जाती है। क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कैसा हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक सेल था, उसके पास कितने क्रोमोसोम थे बेटा, 23 पेयर थे, या फिर हम बोले 46 थे। तो एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर क्या होगा, एस फेज के अंदर उसके क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा बेटे, 23 पेयर थे। अब 23 पेयर की जगह कितने पेयर हो जाएंगे बेटे, 46। ठीक है, उसके अलावा 46 क्रोमोसोम थे। 46 क्रोमोसोम थे तो कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 92 इसलिए हुए हैं क्योंकि अब जब माइटोटिक फेज होगा, जब सेल डिवाइड करेगा तो हर एक सेल को इक्वल 23 पेयर की कॉपी मिल पाएगी। जैसे कि अब मान लो आगे जाके डिवीजन होता है तो ये सेल क्या करेगा, जब दो नए सेल बनेंगे तो 46 पेयर है ना, 92 क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर ये देगा एक सेल को, 23 पेयर देगा एक दूसरे सेल्स को, तो इक्वल डिवाइड हुआ। तो डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल्स ही बना, माइटोटिक डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, ये माइटोटिक। तो एस फेज को क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। इस फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, क्रोमोसोम की कॉपी फॉर्म होती है, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, डबल होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा, 23 पेयर था पहले, कितना हो जाता है, 46 पेयर हो जाता है। ठीक है, चलो लिखो इसको एक बार, लिखो सब लोग लिखो। लिख लिया? ठीक है, चलो तीसरा फेज बेटे, तीसरा फेज क्या है बेटे, G2 फेज। अच्छा, G2 फेज को मैंने क्या बताया था, जी को और क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज सेकेंड, ग्रोथ फेज सेकेंड, या फिर गैप 2 फेज। ठीक है, गैप 2 फेज, ये ग्रोथ फेज सेकेंड है या गैप 2 फेज है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेल्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, सेल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन। सेल्स किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है बेटा, डिवीजन के लिए प्रिपेयर किया जाते हैं। सेल्स को अब आगे जाके डिवाइड करना है तो बेटे सेल्स को प्रिपेयर किया जाता है इस फेज के अंदर डिवीजन के लिए। ठीक है, और जो बेटे लास्ट फेज था, चलो उसको भी लिख लेते हैं, जो लास्ट फेज था G0 फेज। ठीक है, इसको बेटे रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फेज को, रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं बेटा इसे, रेस्टिंग फेज।
चलो आगे की बात करते हैं। अब माइटोसिस और मियोसिस के अंदर ये सेल साइकिल की प्रोसेस होगी कैसे, ठीक है, ये बात ध्यान देना आप लोग। चलो सबसे पहले तो मैं माइटोसिस की लिखूंगा पूरी की पूरी सेल साइकिल की प्रोसेस, फिर उस किसकी लिखेंगे, फिर लिखेंगे मियोसिस की। तो सबसे पहले देखो माइटोसिस, देखो माइटोसिस में होगा क्या, सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट होती है। इंटरफेज में सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट होती है, एक तो इंटरफेज में कंप्लीट होगी और किस में कंप्लीट होगी, एक एम फेज जिसको माइटोटिक फेज ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, चलो यहाँ देखो एक बार, होगा ये बेटे, मान लो एक सिंगल सेल है, क्या एक सिंगल सेल है, सबसे पहले उसका कौन सा फेज आएगा, G1 फेज, फिर उस सिंगल फेज सेल का कौन सा फेज आएगा, S फेज, ठीक है। एक सेल था बेटे, मान लो एक नॉर्मल सेल था, वो सेल का सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, सबसे पहले इंटरफेज आएगा ना, तो इंटरफेज लिख रहे हैं, इंटरफेज में क्या क्या होगा, सबसे पहले G1 फेज आएगा। G1 फेज के अंदर क्या होगा, G1 फेज के अंदर बेटा सेल का साइज और वॉल्यूम बढ़ेगा, जब साइज और वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसके बाद क्या होगा, साइज और वॉल्यूम बढ़ने के बाद S फेज, एस फेज के अंदर क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, क्रोमोसोम की क्या बनाई जाएगी, कॉपी बनाई जाएगी ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके क्रोमोसोम्स को। फिर क्या होगा, एस फेज के बाद आएगा G2 फेज, कौन सा फेज आएगा, G2 फेज, कौन सा फेज आएगा बेटा, G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या होने वाला है, G2 फेज के अंदर सेल्स को प्रिपेयर कर दिया प्रॉपर तरीके से, सेल्स की ग्रोथ हो चुकी है, सेल्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ चुका है, क्रोमोसोम और ऑर्गेनेली का नंबर बढ़ चुका है, अब सेल्स पूरे तरीके से प्रिपेयर है। तो उसके बाद कौन सा फेज आता है बेटे, एम फेज, कौन सा फेज आता है, एम फेज। और एम फेज में क्या आता है बेटा, प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगी, मैं दिखाऊंगा अभी इनके बारे में, प्रोफेज मेटाफेज के बारे में, ठीक है। प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज, जब एक लीनियर लाइन में अरेंज होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम। मेटाफेज के बाद क्या आएगा बेटा, एनाफेज, ठीक है। फिर क्या आएगा, टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। ये किस प्रोसेस के अंदर होता है, ये होता है माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस के अंदर जो सेल साइकिल चलती है वो इस प्रकार से चलती है, ठीक है। मतलब एक से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और उसमें कौन कौन सा फेज आता है बेटे, सबसे पहले कौन सा फेज आता है, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या क्या आता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये कौन सा फेज है बेटा, इंटरफेज, कौन सा, ये इंटरफेज, ठीक है। ये कौन सा फेज है, इंटरफेज। उसके बाद जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कौन सा फेज है, एम फेज, कौन सा फेज है ये, एम फेज, कौन सा फेज है बेटे, ये एम फेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे मियोसिस, उसके अंदर किस प्रकार से होता है, ठीक है, कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है, तो उस फेज के अंदर किस 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 प्रकार से आपको कौन कौन से फेजेस देखने को मिलेंगे। मान लो मियोसिस है, मियोसिस सबसे पहले वही, सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, G1 फेज, फिर कौन सा फेज आएगा बेटा, G2 फेज, फिर कौन सा फेज आएगा, सॉरी बेटे एक मिनट, G1 के बाद आएगा बेटा S फेज, कौन सा फेज आएगा, S फेज। S फेज के बाद क्या आएगा, G2 फेज। G2 फेज के बाद क्या आएगा बेटा, माइटोसिस फेज ना, और माइटोसिस में क्या क्या आएगा, प्रोफेज। लेकिन प्रोफेज कौन सा आएगा, 1, कौन सा आएगा, 1। फिर कौन सा आएगा, प्रोफेज के बाद आएगा बेटा मेटाफेज, क्या आएगा, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज, लेकिन मेटाफेज भी कौन सा, 1। फिर कौन सा आएगा मेटाफेज के बाद, एनाफेज, एनाफेज भी कौन सा आएगा बेटे, 1। फिर कौन सा आएगा, टीलोफेज, टीलोफेज के अंदर भी कौन सा आएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले क्या था कि जब मियोसिस के अंदर डिवीजन होता है ना बेटा, जब मियोसिस के अंदर डिवीजन होता है तो किस प्रकार से होता है, मियोसिस के अंदर जो डिवीजन होता है वो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है, मियोसिस 1, कौन सा होता है, मियोसिस 1। इसके अंदर माइटोसिस वाला पार्ट कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। और उसके बाद ये दोबारा से स्टार्ट होता है, कहाँ से, प्रोफेज से। तो अब क्या बोलेंगे बेटा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, ठीक है, एनाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। कौन सा फेज, टीलोफेज 2। होगा क्या अब इनमें, ये वाले प्रोसेस को बोलेंगे बेटा मियोसिस सेकेंड, ठीक है।
एक काम करो, इस लाइन को ना उसमें ऐड कर लो जो हमने डिवीजन लिखा था ना, एक सेकेंड, बेटे जो डिवीजन लिखा था ना यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। माइटोसिस के अंदर जो सेल साइकिल होती है ना, वो 1 सेल साइकिल, एक ही बार सेल साइकिल होती है। लेकिन मियोसिस के अंदर साइकिल होती है 2 टाइम्स सेल साइकिल, ठीक है। क्यों 2 टाइम्स की होती है? क्योंकि इसके अंदर 2 फेज आती है, एक आता है मियोसिस 1 और एक आता है मियोसिस 2, मियोसिस 2। तो इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पे देखना आप, मियोसिस वाले में देखना, मान लो एक सिंगल सेल होगा, मान लो स्पर्म सेल से या ओवम सेल से, उनके डिवीजन की बात करें मियोसिस में। तो मियोसिस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, G1 फेज, फिर कौन सा आएगा एस फेज, फिर क्या आएगा G2 फेज, फिर क्या आएगा, सबसे पहले मियोसिस 1, क्या आएगा मियोसिस 1, 2 बार डिवीजन होगा, 4 डॉटर सेल्स बनाने हैं, पहले फेज में 2 बनेंगे, फिर उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको चलो मैं एक और तरीके से बताता हूँ बेटा, इधर देखो, ये एक मदर सेल है बेटा, मदर सेल, ठीक है। जब ये टूटेगी बेटे 2 डॉटर सेल्स में, कितने डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में, और ये एक ही बार प्रोसेस हुआ है, कौन सा, माइटोसिस। जब 1 मदर सेल 2 डॉटर सेल्स में टूटे, और इसके पास कितने पेयर थे बेटे, 23 पेयर थे, और यहाँ भी 23 पेयर क्या है बेटे, क्रोमोसोम है। 23 पेयर क्या है बेटा, क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड सेल था, कौन सा सेल था, डिप्लॉइड, कौन सा सेल था, डिप्लॉइड सेल। और डिप्लॉइड सेल से कौन से सेल्स बने बेटे, दोनों डिप्लॉइड सेल्स बने। ऐसे डिवीजन को तो क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे डिवीजन को, माइटोसिस। लेकिन अगर एक मदर सेल है बेटे, वो डिवाइड करती है पहले 2 डॉटर सेल में, फिर से डिवाइड करती है बेटा, वो जो डॉटर सेल्स होती है कंटिन्यूस डिवीजन करती है जब तक कि 4 डॉटर सेल्स नहीं बन जाती। ऐसे डिवीजन के अंदर 2 प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो ये प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं मियोसिस 1। क्या बोलते हैं इसे, मियोसिस 1। हमने ये लिखा था सेल वाले प्रोसेस में, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। क्या होता है, पहले तो 2 सेल्स बनते हैं, फिर दूसरी बार डिवीजन होता है बेटे लगातार, और इसको हम बोलते हैं मियोसिस 2। तो सबसे पहले कितने पेयर होते हैं मदर सेल के बाद, 23 पेयर। तो पहले तो 23 पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन जब सेल्स को मैच्योर होने का मौका नहीं मिलता, दोबारा से डिवीजन होता है मियोसिस 2, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। लास्ट में कितने पेयर बचते हैं, 23 पेयर नहीं होते, सॉरी, लास्ट में कितने क्रोमोसोम बचते हैं, 23। मतलब कि सेल कौन सी थी, डिप्लॉइड सेल। सेल कौन सी थी, डिप्लॉइड सेल। लास्ट में बची कौन सी सेल, बची हैप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनना, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, मियोसिस। कौन सी कहलाती है ये, मियोसिस। ये बता रहा था मैं, ठीक है। बना लो, बनाना है तो ये, फिर आगे चलते बेटा। हो गया, चलो आगे चलते। अब लिखना एम फेज। इंटरफेस पढ़ा था, अब हम एम फेज के बारे में पढ़ेंगे। एम फेज का मतलब क्या होता है, माइटोटिक फेज। माइटोटिक, एक मिनट, एम फेज का मतलब क्या होता है, माइटोटिक फेज। इस माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है, ठीक है। माइटोसिक फेज स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। एम फेज तो है, स्टार्ट कैसे होता है, एम फेज में होता है क्या स्टार्टिंग में, जैसे कि G1 फेज में क्या हो रहा था, सेल ग्रो कर रहे थे, साइज और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब है बेटे, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है बेटे, ठीक है,
कैरियो मतलब वो, और जो ये स्टार्ट होता है बेटे वो किस प्रोसेस से स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस का यहाँ पे क्या मतलब हो गया बेटे, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी एम फेज के अंदर जो क्रोमेटिन्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। जो बेटे क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमेटिन्स क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या फॉर्म करते हैं, अरेंज। क्रोमेटिन्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटे, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं प्रॉपर तरीके से सेंट्रोमियर के साथ, फॉर्म क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं बेटे, क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो लिखो। सबसे पहले इसमें 4 फेज लिखने हैं, बस छोटा सा टॉपिक बेटे रह रहा है। सबसे पहले क्या लिखना है इसके अंदर, हमें लिखना है प्रोफेस, फिर लिखना है मेटाफेस, फिर लिखना है एनाफेस। मैं सिंपल आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे ये देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, एम फेस। एम फेस के अंदर क्या होता है बेटा, माइटोटिक फेस, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। स्टार्ट कब होता है ये, कार्योकाइनेसिस से, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला फेज लिखो बेटा प्रोफेस। प्रोफेस के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोफेस के अंदर जैसे मैंने बात करी, क्रोमेटिन्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटे, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो कौन से फेज में, एम फेज के क्रोमेटिन्स क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, कंडेंसेट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोफेज के अंदर करते हैं ये। ठीक है, सबसे पहला फेज कौन है बेटा, एम फेज के अंदर प्रोफेज। सब फेज कौन सा है, पहला तो ये भी सुन लो, एम फेज के अंदर 4 सब फेज होते हैं। कितने सब फेज होते हैं, 4। सबसे पहला सब फेज कौन सा है, सबसे पहला सब फेज है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन कंडेंसेट इकट्ठे होते हैं बेटा। क्रोमेटिन क्या करते हैं, कंडेंसेट करते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंसेट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, क्रोमोसोम। सबसे पहला तो ये बेटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी कि क्रोमोसोम कौन से फेज में बनते हैं, या फिर क्रोमेटिन कौन से फेज में कंडेंसेट होते हैं। तो कौन से फेज में होते हैं बेटे, ये होते हैं प्रोफेज में। ठीक है, और इसके अंदर बेटे कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की, जो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम की जो कॉपी होती है ना, द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपी होती है, द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ये अटैच होती है सेल के अंदर किससे, आर अटैच्ड विद सेंट्रोसोम्स। किससे अटैच होती है बेटा, ये सेंट्रोसोम से। और प्रोफेज के अंदर ही बेटा क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, जेनेटिक मटेरियल बाहर आता है सारा, और साथ ही साथ डिसॉल्विंग ऑफ न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ, डिसॉल्विंग ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है बेटा, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये प्रोफेस बेटा किस तरीके से दिखता है, 1 मिनट मैं यहाँ दिखाता हूँ। मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। होगा क्या, होगा ये बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होने लग जाएगी बेटे, ये ब्रेकडाउन होने लग जाएगी। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियोलस है बेटे, ये भी क्या हो जाएगा, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थे बेटा, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स है बेटा, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स किन से अटैच होंगे बेटे, ये क्रोमोसोम्स अटैच होंगे सेंट्रोमियर से। किससे अटैच होंगे, सेंट्रोमियर से। किससे अटैच होंगे, सेंट्रोमियर या सेंट्रोजोम से। और ये सेंट्रोजोम इन क्रोमोसोम को किससे अटैच करेगा बेटे, ये अटैच करेगा इन्हें स्पिंडल फाइबर्स। किससे अटैच करेगा इन्हें, स्पिंडल फाइबर्स से। ठीक है, दोबारा सुन लो बेटा, जो क्रोमोसोम्स है वो क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ठीक है, डिसॉल्व होने के, डिसइंटीग्रेट करने के, ब्रेकडाउन होने के बाद जो क्रोमोसोम और उसकी जो कॉपी है वो किससे जुड़े होंगे, वो जुड़े होंगे स्पिंडल फाइबर्स से, सेंट्रोजोम से। और ये क्या करेंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इनको सेपरेट करेंगे एक कॉपी से दूसरी कॉपी। ये दोनों को क्या कर देंगे, इक्वली सेपरेट कर देंगे सेल्स के दोनों एंड पे, एक एंड पे और ये दूसरे एंड पे। ठीक है,
दूसरे, दोबारा सुन लो बेटा, जो ये स्पिंडल फाइबर्स है ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स की जो कॉपी है उनको क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं। और इनके अटैचमेंट से क्या फ़ायदा होता है बेटे, इनके अटैचमेंट से ये फ़ायदा होता है कि ये जो कॉपी है उनको सेपरेट कर पाते हैं ताकि इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए आगे जाके जब डिवीज़न होगा। ठीक है, नाम दोबारा सुनो बेटा, ये तो क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है। इनको जो पकड़ के रखे हुए बेटे, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, इनको जो पकड़ के रखे हुए बेटा ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। क्या है ये, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पेलिंग बेटे स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है बेटे, सेंट्रोजोम से। सेंट्रोजोम क्या होता है बेटा, जब सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स है, जो माइक्रोफिलामेंट्स है, जब सेंट्रियोल्स क्या है एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलरली अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटे ये स्ट्रक्चर, सेंट्रोजोम। क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। और ये क्या बनाता है बेटे, स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स किसको अटैच करते हैं, स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को अटैच करते हैं। क्रोमोजोम को अटैच करके क्या करते हैं बेटे, सेपरेट करते हैं। देखो सेल डिवाइड होने से पहले एस फेज के अंदर क्रोमोजोम की कॉपी बनी थी ना, 46 पेयर, कितने पेयर थे, 23 पेयर थे, 46 पेयर हो गए थे। ठीक है, 46 टोटल क्रोमोसोम थे, 92 हो गए थे ना, तो अब उन सबको सेपरेट करना अलग अलग। तो सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है सेंट्रोजोम विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। किससे हेल्प करता है बेटे, स्पिंडल फाइबर से। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोफेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है। क्रोमेटिन कंडेंसेट करके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेट करके बनाते हैं बेटा क्या, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या होगा बेटा, प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है बेटा, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स को जो इक्वली सेपरेट करना है तो सबसे पहले उन्हें एक नीटली सीधी लाइन में अरेंज करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ मान लो जो क्रोमोसोम है ना उनको एक सीधे से ऐसे सीधे प्लेन में अरेंज कर लिया जाता है इस तरीके से। ये जो लाइन में अरेंज किया जाता है बेटा, इस लाइन को आप बोल सकते हो इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं किससे अटैच होते हैं बेटे, स्पिंडल फाइबर से। किससे अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर से। यहाँ पे भी ठीक है, ये क्या है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे बेटे क्या होता है, सेंट्रोजोम्स। क्या होते हैं यहाँ पे, सेंट्रोजोम्स, जो स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं, सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर से क्या करते हैं, इनको एक सीधी इक्वेटोरियल रेंज पे अरेंज कराते हैं ताकि इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। क्रोमोसोम का कोई भी नंबर क्या है गलत ना हो, यानी कि 23 पेयर दोनों इक्वल डिवाइड कर सके, इसलिए इक्वेटोरियल प्लेट पे लाते हैं पहले इसे। ठीक है, तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है बेटा, मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स आर नीटली aligned on इक्वेटोरियल प्लेन। ये मेटाफेज के अंदर होता है कि क्रोमोसोम को अच्छे से अलाइन कर दिया जाता है किसके ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। फिर दूसरा फेज आता है बेटा इसके बाद एनाफेज। क्या आता है, एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है बेटा, अगर एनाफेज की बात करो, अब जब सीधी लाइन में हो गई है ये, ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा बेटे, अब इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब सेल्स क्या करते हैं, जो सेंट्रोजोम्स है बेटे, क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देते हैं, एक अपने पोल पे ले जाता है, एक अनदर पोल पे ले जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम को डिवाइड कर देते हैं दोनों पोल्स पे, और ये सबसे छोटा फेज होता है। इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो मूव कर जाते हैं बेटे अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है, चलो अगला फेज कौन सा है बेटा, एनाफेज। अगला फेज कौन सा बेटा, एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है बेटे, चलो दोबारा सेल बनाते हैं। एनाफेज के अंदर क्या होगा, जो ये सेंट्रियोल्स थे, ठीक है, जो ये सेंट्रोजोम थे, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर की मदद से क्या कर लेते हैं, स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम को कर देते हैं सेपरेट। क्रोमोसोम को क्या कर दिया इन्होंने,
सेपरेट क्रोमोसोम, ये क्या है बेटा, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। दोबारा सुनो, एनाफेज बस ऐसे याद रखना कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो इक्विटोरियल प्लेन पे, इक्विटोरियल लाइन में हमने एकदम अलाइन करे थे, इन क्रोमोसोम को क्या है अब अलग अलग पोल पे एक दूसरे के अपोजिट क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया है इन दिस फेस, ठीक है, लिखना बेटा, इन दिस फेस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया जाता है ऑन द अपोजिट पोल्स, जो इनके अपोजिट पोल है ना, एक राइट पोल है एक लेफ्ट पोल है, ऑन द अपोजिट पोल्स, ठीक है। और कैसे सेपरेट किया जाता है बेटा, इक्वली। ये कौन सा फेज होता है, एनाफेज। और एक और चीज़ लिख लेना बेटे, ये शॉर्टेस्ट फेज होता है किसके अंदर, एम फेज के अंदर। कैसा फेज होता है बेटे, ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। चलो लिखो ये 2 लाइन बेटे, एक लास्ट रह गया बस, ठीक है, टीलोफेज रह गया। हो गया, चलो क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं, अब एक लास्ट फेज रह रहा है। अब क्या डिवाइड होना रहता है बेटे, अब बस जो इसका साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिवाइड होगी और फिर 2 नए सेल बन जाएंगे। तो लास्ट फेज क्या है बेटा, टीलोफेज। व्हाट इज लास्ट फेज, टीलोफेज, ठीक है। लास्ट सब फेज, ये लास्ट सब फेज है किसका, एम फेज का। माइटोटिक फेज का ये लास्ट सब फेज है। इन दिस फेज, इस फेज के अंदर क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस अक्कर, साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बेटे, 2 डॉटर सेल बनते हैं, 2 डॉटर सेल फॉर्म्स। और 2 डॉटर सेल क्या से बनते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, 2 डॉटर सेल ऐसे बनते हैं बेटा, 2 डॉटर सेल्स, 1 मिनट, 2 डॉटर सेल फॉर्म्स, ठीक है। 2 डॉटर सेल कैसे बनते हैं, नाउ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अक्कर्स। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और किसका फॉर्मेशन होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। किसका फॉर्मेशन होने लगता है बेटे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगेगा बेटा, देखो 2 सेल डिवाइड हो रहे हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं और धीरे धीरे अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होने चालू हो रहा है। ये क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं बेटे, स्पिंडल फाइबर भी डिजॉल्व हो चुके हैं। अब धीरे धीरे इनके ऊपर क्या है बेटा, धीरे धीरे इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ ही साथ क्रोमोसोम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, सॉरी साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। जब साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे। ये था बेटे एम फेज, ये पूरा होता है। टीलोफेज के अंदर क्या था बेटे, लास्ट सब फेज एम फेज का। इस फेज के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है चालू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन इक्वली डिवाइड होंगे, दोनों सेल्स के पास, इसके पास भी अपने कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 पेयर, इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 23 पेयर, ठीक है। फिर ये दोनों क्या कर लेंगे, सेल जब सेपरेट हो जाएंगे तो फिर बेटे जो भी इनके पास ऑर्गेनलीज है नहीं है उनको क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे, साइज बढ़ाएंगे, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जब ये अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, ग्रो कर लेंगे, तब बेटे इन सेल्स का भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और वो डिवीजन कैसे होगा, वही सेम G1 फेज होगा। G1 फेज के अंदर सेल का साइज और वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर S फेज के अंदर DNA की कॉपी बनेगी क्रोमोसोम्स की। G2 फेज में तैयार किया जाएगा सेल्स को डिवीजन करने के लिए, और M फेज माइटोटिक फेज में क्या करा जाएगा, माइटोसिस फेज में इसको प्रॉपर तरीके से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के जरिए, इस प्रोसेस के जरिए डिवाइड किया जाएगा। बस माइटोसिस मियोसिस में याद रखना, मियोसिस के अंदर 2 बार होता है ये प्रोसेस। 2 बार कैसे होता है, एक तो मियोसिस 1 में होता है, एक बार तो 2 सेल बनते हैं, फिर उन्हीं 2 सेल से आगे जाके और 2 सेल्स बनते हैं, 4 हो जाते हैं टोटल, तो वो होता है मियोसिस 2। और माइटोसिस में सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो
बेटे ऑल द बेस्ट, ठीक है। नहीं आए तो पूछ लेना बेटे, ठीक है। कुछ रह गया तो मैं लिखा दूंगा बेटे और, ठीक है।